हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 15 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब ये बारी आती है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की। तो भैया फटाफट से हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, जैसा कि हर बार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कहानी चालू कर देते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 16 हमको बोलता है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। ओके जी, आपके पास में रेट कांस्टेंट ऑलरेडी दे के रख दिया है। तो देखो, सबसे पहले हर बार मैं एक ही बात बोलता हूं, जब कभी भी आपको यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो क्वेश्चन पढ़ते चले जाओ, डाटा लिखते चले जाओ। तो यहां पर वही बात बोल के रखी है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन concentration of the reactant to its 1/16th value। ओके जी, अब यहां पर क्या बोल के रखा हुआ है, आपको यहां पे टाइम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आपको यहां पे फाइंड आउट करना है और ये बोल के रखा हुआ है कि अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर कितना हो जाए, 1/16 हो जाए। तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मान के चलते हो कि माना कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 इज इक्वल टू कितना था, 1 था। ठीक है, और अगर इसको हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन या फिर जो रिमेनिंग होता है या जो रिड्यूस्ड होता है तो वो आपके पास में कितना होना चाहिए, वो आपके पास में 1/16 होना चाहिए। तो बस इतना सा आपके पास में डाटा क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। तो 1/16 पार्ट तक इसको क्या करना है, हम लोगों को यहां लेकर आ जाना है। अब क्वेश्चन बहुत आसान सा है, सारा डाटा दे के रखा हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, और साफ बोल के रखा हुआ है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आपको यहां पे लगाना रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब कभी भी आप फॉर्मूला लगाते हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये होता है आपके पास में, अच्छा टाइम निकालना है तो टाइम को यहां रख देता हूं और रेट कांस्टेंट के जो होगा वो कहां पर आ जाएगा आपके पास में, अपॉन पे। तो यहां पर क्या आ गया, के आ गया। इसके बाद में क्या होता है आपके पास, ये होता है लॉग, और साथ ही साथ में आपके पास होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में जो रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन होता है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब सारी वैल्यू आपके पास में गिवन है, जस्ट सिंपली यहां पर वैल्यू पुट करो, 2.303 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60, मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा आपके पास में लॉग, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 माना था और उसका 1/16 पार्ट आपको यहां पे करना था। तो जस्ट सिंपली जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 60, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास में log 16, और log 16 को यहां पर आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये भी इजी सा है। ठीक है, जो आपके पास बायो वाले बच्चे हैं, हो सकता है उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, पर टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर मैं इस चीज को भी समझा देता हूं। अब देखो, यहां पर आपके पास में कंडीशन क्या होगी, वही लॉग की सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी रहेगी। तो आपके पास में टाइम t इज इक्वल टू निकलेगा 2.303 डिवाइडेड बाय 60, मल्टीप्लाई यहां पर आ जाएगा और यहां आ जाएगा log 16 है। तो 16 को आपको क्या करना है कि 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा भैया, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करने में 4, फिर 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास में, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो वही 2 की पावर में चलता है ये, तो 2 टू द पावर 4 जो होता है वो कितना हो जाता है आपके पास में, 16। अब यहां पर आप लोग लगाने वाले हो लॉग की एक प्रॉपर्टी जो कि बोलता है log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m। बस ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करनी रहेगी, कहां पे, इस वाले पोर्शन पे। तो हमारे पास में एट द एंड ऑफ द स्टोरी यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60, और यहां पर जो 4 होगा ना वो आ जाएगा आगे और यहां पर आ जाएगा log 2। जस्ट सिंपली log 2 की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी रहेगी, सॉल्व करना रहेगा, आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो भैया निकाल के मैंने ऑलरेडी रख लिया था। तो यहां पर आपके पास में जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 4.6 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स। तो बस इतना सा आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां पे टाइम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, इजी सा है, कुछ नहीं करना, सीधा सा फर्स्ट लॉ वाला आपके पास में बोला जाए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला था, जस्ट वो सिंपली अप्लाई करना है और उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन का वैल्यू, आपको यहां पर एक वैल्यू पता चल जाए कि सॉल्व होने के बाद में क्या आ रहा था। ठीक है जी, चलिए इसको हटाता हूं, अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, during
न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देख के रखा है, जब स्कूल में एग्जामिनेशन होती है तो वहां पर इस क्वेश्चन को जरूर मेंशन किया जाता है। इसके अलावा आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के बेसिस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके ये रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, जेईई, नीट या फिर आपका जो सीयूईटी के एग्जामिनेशन होती है, तो वहां पर भी इसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल के रखा है कि आपके पास में बोलता है कि ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ट्रियम 90, मतलब क्या कि इसका जो मोलर मास होगा वो कितना है, 90 है, विथ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 28.1 ईयर। तो सबसे पहला डाटा हम लोग के पास में क्या दे के रखा हुआ है कि भाई साहब स्ट्रॉन्ट्रियम का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कितना होता है, वो होता है आपके पास में 28.1 ईयर। फिर ये बोलता है इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्ट्रियम वाज एब्सॉर्ब्ड। ओके जी, यहां पर इसका क्या देके रख दिया है, यहां पर आपके पास में अमाउंट देके रखा हुआ है कि हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ट्रियम है वो कितना एब्सॉर्ब करके रखा हुआ है, 1 माइक्रोग्राम एब्सॉर्ब करके रखा गया है इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑब्वियस बात है भाई, रेडियो एक्टिविटी फैलेगी, तो रेडियो एक्टिविटी फैलने की वजह से यहां पर क्या होगा कि जो बोन्स रहती, जहां कैल्शियम होना चाहिए था जिससे कि बच्चे की ग्रोथ हो सके, तो वहां पर बच्चे की ग्रोथ में अब कैल्शियम की जगह क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ट्रियम उसको रिप्लेस कर चुका है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर यह बोल के रखा हुआ है कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब यह है कि ये जो स्ट्रॉन्ट्रियम आपके पास इस बच्चे की बॉडी में 1 माइक्रोग्राम एब्सॉर्ब करके रखा हुआ था, तो यह बोला गया कि यह बताओ कि अगर 10 साल बीत गए तो कितना स्ट्रॉन्ट्रियम आपके पास में यहां पे बचा हुआ रहेगा। साथ ही साथ में यह बोल के रखा गया है कि अगर यहां पे सेकेंड टाइम पीरियड 60 साल बीत जाते हैं तो यह बताओ दोनों ही सिचुएशन पे 1 माइक्रोग्राम जो रहेगा वो कितना बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात, क्या बोल के रखा गया है। तो भाई साहब क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस बात का आपको यहां पे फोकस करना है कि बॉडी के अंदर जो न्यूली बॉर्न बेबी था उसके अंदर स्ट्रॉन्ट्रियम गया और धीरे धीरे इसका डीके हो रहा है, और जब इसका धीरे धीरे करके डीके हो रहा है तो इसके डीके का रेट दे के रखा है 28.1 ईयर्स, और यह बोल के रखा है कि अगर इस रेट से डीके होता है स्ट्रॉन्ट्रियम का जो कि बॉडी के अंदर था 1 माइक्रोग्राम, तो 10 साल के बाद में ये यहां पे कितना बचा रहेगा और 60 साल के बाद में कितना बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी ट्रिक यहां पर आपको याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक रेडियो रिएक्टिव, ठीक है, सॉरी रेडियो रिएक्टिव बोल रहा हूं, रेडियो एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपके पास में एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, और जब कभी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की बात की जाती है तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन हमेशा क्या होती हैं, ये हमेशा से ही होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है तो सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास में रेट कांस्टेंट के, यहां आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास में टाइम, और यहां पर आ जाएगा लॉग, आपके पास यहां आता है इनिशियल कंसंट्रेशन, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, या फिर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है वो यहां पे आपके पास में आ जाएगा। तो बस रे भाई ये सिंपल सी चीज यहां पे देके रखी गई है। अब देखो ये इतनी सी चीज जो आपके पास में देके रखी है ना, इसी के बेसिस पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम आप यहां पर रखने वाले हो, एक बार 10 साल, एक बार रखोगे 60 साल। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 1 माइक्रोग्राम। अब यहां अगर 10 साल रखोगे तो रिड्यूस कंसंट्रेशन 10 साल के अंदर यहां मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप यहां 60 रखोगे तो रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन आपको यहां पे मिल जाएगा आफ्टर 60 इयर्स। पर इसको सॉल्व करने से पहले जो पहला टारगेट होता है वो रहता है हमारे पास में रेट कांस्टेंट को
फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड वाली रिएक्शन को। अगर आप यहां पे हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन को लगाते हो तो हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन क्या बोलता है रे भैया? हाफ लाइफ पीरियड आपको बोलता है यहां पे कि रेट कांस्टेंट के की अगर वैल्यू निकालनी है तो के इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय आपके पास में हो जाता है टी हाफ, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन हो जाता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास में 28.1 ईयर्स का, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहां से आप इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल सकते हो। बता देता हूं भैया, यहां पर के की वैल्यू एक्चुअल में निकल करके आ रही है। यह एक्चुअली क्या हुआ कि भैया मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके रख लिया था, क्योंकि मुझे मालूम है आगे जाकर ये क्या होने वाला है, रोने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो भैया देखो, अच्छा एक काम करो ना यार, मैंने भी वहां पे पूरा सॉल्व नहीं करा, मैंने भी क्या करा था, इसको ऐसे ही रहने दिया, उठाकर रख दिया कहां पे, सीधे सीधे इस फॉर्मूले पे, क्योंकि यार ऑब्वियस बात है ना कि मुझे तो ये बताना है कि 10 साल बाद और 60 साल बाद कितना बचेगा। तो रेट कांस्टेंट के को वैल्यू यहां पर निकाल के मैं कर भी क्या लूंगा, ठीक है। तो मत निकालो, रहने दो उसको ऐसा कैसे ही, मुझे तो ये निकालना है ना ये वाली वैल्यू। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल बाद में। तो 10 साल बाद में आपके पास में क्या बच जाएगा, 10 साल बाद आप यहां पे बात करते हो तो 10 साल के बाद में आपके पास में यहां आ जाएगा रेट कांस्टेंट, जो कि आपके पास में है 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1 विच इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास में 2.303 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, 10 साल बाद का निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा 10 और यहां पर आ जाएगा लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, ये था आपके पास में 1 माइक्रोग्राम, और यहां पर अगर आप इस वैल्यू को निकालते हो तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, A' लिख देता हूं, या फिर एक काम करें, जब वहां पर 1 2 डाला है तो इसको मैं A1 डाल देता हूं, ठीक है। जस्ट सिंपली यहां न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में यहां पर इस लॉग की वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व कर दोगे तो यहां मैं बता देता हूं कि A1 की वैल्यू क्या रही। अच्छा ये तो पता है ना ये किस तरह से सॉल्व करना है, वही नॉर्मल रिएक्शंस है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, तो सॉल्व करने पर यहां पे जो A1 की वैल्यू आई है, इस A1 की वैल्यू को यहां पर लिखकर रखा गया है 0.7814, ठीक है भाई साहब, क्या लिखकर रखा गया है 0.7814, और साथ ही साथ में लिखा गया है माइक्रोग्राम्स, ठीक है। तो बस इतना सा करना है, ये आले आपके पास में आंसर आ जाएगा। आफ्टर 10 इयर्स आपके पास में ये कंडीशन बनेगी। और अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर आफ्टर 60 इयर्स, तो 60 इयर्स के अंदर आप लोग यहां पर क्या करोगे, सेम इसी तरह से करना है 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1 विच इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 2.303। अब जहां वहां 10 साल लिखा था, अब यहां पर लिख दो 60 साल, यहां पर आ जाएगा लॉग, और यहां पर आ जाएगा माइक्रोग्राम, और यहां पर क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो आ जाएगा A2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भैया यहां पर जो आपके पास में A2 की वैल्यू आ रही है, इस A2 की वैल्यू को देखा जाए तो यह आ रहा है हमारे पास में 0.2278, ठीक है, 0.2278 माइक्रोग्राम्स। तो यह आ रही है आपके पास में सेकंड वैल्यू, ठीक है। चाहो तो देखो आप के की वैल्यू यहां पर भी निकाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। पर हां, क्वेश्चन में जब हम लोग को पूछा ही नहीं गया है, क्वेश्चन में तो यह पूछ के रखा है कि 10 साल के बाद में कितना रिमेनिंग बचेगा और 60 साल के बाद में कितना रिमेनिंग बचेगा, तो इस वजह से ये वाली वैल्यू को यहां पे लिख दिया गया है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलिए जी फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देन उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 डन, आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। ओके जी, अगेन एक और बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, ये अलग अलग तरीके से आपके पास में पूछा जाएगा। अगर देखा जाए तो भैया बोर्ड्स की एग्जामिनेशन के अंदर ये अभी जो लास्ट ईयर 2000 कौन सा लास्ट ईयर बोल रहा हूं 2023 में जो बोर्ड्स के पेपर हुए थे ना, तो उसके अंदर भी सेम यही वाला क्वेश्चन छाप के रखा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं कि जेईई और नीट की जो पेपर होते हैं ना, वहां पर एमसीक्यू में आता है,
ठीक है, तो वहां पर आपके पास में ये देते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो 99% में आपके पास में कंप्लीट हो रही है एक बार, और एक बार 90% कंप्लीट हो रही है, तो टाइम के अंदर क्या रिलेशन बना रहेगा, और बोर्ड्स में सेम इसी तरह से आता है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन यहां पे करना रहता है। ठीक है जी, क्या बोल के रखा है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द रिक्वायर्ड, आपको यहां पर क्या बताना है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीट, 99% कंप्लीट होने पर जो टाइम होता है वो 2 गुना होता है अगर वो रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहां पर बोलता हूं कि T 99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द T 90%। ठीक है भाई साहब, ये आपको यहां पे शो करके बताना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको लगाना है यहां पे फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K। अच्छा टेंशन मत लेना, पिछली बार K इधर रखा था, T इधर रखा था, इस बार K और T की जगह को मैंने क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो भाई इजी है ना, यहां से यहां लेकर जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। साथ ही साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहां पर आ जाएगा कंसंट्रेशन आफ्टर रिडक्शन। ठीक है, ये वाली कहानी आपके पास में हो जाती है। अब इस बेसिस पर अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा, और इस बेसिस में अगर आप बात करते हो कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रही है, तो इस सिचुएशन पे क्या आ जाएगा, इस सिचुएशन पे आ जाएगा 2.303 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में K, और यहां आ जाएगा लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं हम लोग, 100, और अगर यहां 99% वाले की बात की जाए तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 100 माइनस 99, ये बच जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2.303, यहां पर आ जाएगा K, और यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग 100 अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, 100 अपॉन 1 की बात करते हो तो वो आएगा 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, यहां 1 बचेगा, 100 10 टू द पावर 2। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 फॉर्मूले में यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। को 2 फॉर्मूले कौन कौन से रहेंगे, एक फॉर्मूला में यहां पर लगाने वाला हूं log m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, और दूसरा फॉर्मूला जो मैं यहां लगाने वाला हूं log 10 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1। तो ये 2 फॉर्मूले को हम लोग यहां पर करने वाले हैं अप्लाई। तो जस्ट इसको सिंपली यहां पर कर देते हैं अप्लाई, तो आपके पास में क्या मिलेगा कि भैया 99% केमिकल रिएक्शन होने में लगने वाला समय जो होगा वो बनेगा 2.303 डिवाइडेड बाय आपके पास में आ जाएगा K। ये वाला 2 क्या होगा, ये वाला 2 आ जाएगा आगे, और log 10 भर बच जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, 1 होती है। ठीक है, क्या होगा, 2 आगे आ गया और log 10 बच जाएगा, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इस वाले को सिर्फ इतना ही यहां पर रखकर छोड़ दिया गया। अब ये 99% वाले की बात तो हो गई, पर अगर मैं बात करता हूं 90% वाले की, तो 90% पे क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय आ जाएगा K, और यहां आ जाएगा आपके पास में log 100 अपॉन में हो जाएगा 100 माइनस 90। ठीक है, क्योंकि ये 90% कंप्लीट हो रहा है, 100 माइनस हो जाएगा 90। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 2.303 डिवाइडेड बाय K, और यहां पर आ जाएगा log 100 बाय 10। अब यहां पर सॉल्व करा, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, log 10। log 10 कितना होता है, 1। तो इस सिचुएशन पे अगर मैं बात करता हूं तो 90% कंप्लीटेशन पे रिएक्शन को वैल्यू कितना लगेगा, T 90% इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 2.303 डिवाइडेड बाय K, और साथ ही साथ में क्या होगा, log 10 1। तो इसको क्या कर दो, एज इट इज यहां पे रहने दो। जैसे इस वैल्यू को उठाकर हम कहां रख देते हैं, यहां पर प्लेस कर देते हैं, तो आपके पास में रिलेशन क्या बनेगा, 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला समय एक्चुअल में ट्वाइस है किसके, 90% रिएक्शन में लगने वाले समय के, जो स्टार्टिंग में उन लोगों ने बोल के रखा था कि आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, आपने यहां पे इसको प्रूफ कर दिया है। प्रूफ करने वाला ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी वजह से कृपया इसको अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही साथ में JEE नीट में MCQs के फॉर्म में आएगा, और यहां पर आप लोगों ने देख लिया है पूरा इसको प्रूफ करने के फॉर्म पे आता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अगेन वही स्क्रीनशॉट ले लो, देन गाड़ी को हम लोग बढ़ा देते हैं आगे।
ठीक है, चलिए जी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30%। ओके जी, तो उसमें क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड को फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 40 मिनट लगते हैं अगर वो 30% डिकंपोजिशन कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अगेन वही वाला फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लगाया था, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है रे भैया। हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय क्या होता है आपके पास में के, ये वाली वैल्यू हो जाती है। अब यार देखो इसके अंदर आई थिंक सो तुमको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू जब आप निकालते हो तो के आपके पास में क्या हो जाएगा, के वाला हमारे पास में क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय आ जाएगा टी, और लॉग क्या हो जाएगा आपके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब चाहो तो कई जगह पर आपको ऐसा भी फॉर्मूला देखने को मिलता है ए अपॉन में ए माइनस एक्स वाला, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, जस्ट सिंपली आपके पास में क्या हो जाएगा 2.303, यहां पर आ जाएगा 40, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में 100 अपॉन में 100 माइनस 30, ये वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/70। सॉल्व करके देख लेना भाई साहब, 100/70 लॉग वगैरह आप सॉल्व करते हो तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बताता हूं कि भैया यहां पे आपके पास में वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 90 था। ठीक है भाई साहब, के की वैल्यू आ रही है 8.918। ठीक है, के की वैल्यू आ रही है 8.918 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, यही आ रहा है ना, हाँ 10⁻³ आ रहा है मिनट इनवर्स, ये वाली के की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास में के की वैल्यू आई उठाकर रख दो यहां पे, तो आपके पास में हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल टू निकलेगा 0.693 डिवाइडेड बाय 8.918 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर देना भैया, सॉल्व करके बता देता हूं। आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में 77.7 मिनट्स। ठीक है जी, क्या निकल कर आ रहा है 77.7 मिनट्स। तो बस ये इस तरह से आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, पल्ले पड़ गया, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए जी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में हो चुका है डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने अभी सॉल्व करके रखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 18 वाला मैटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो हो ही चुका था, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो ये बोलता है आपके पास में फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। तो ये बोलता है कि इससे आपके पास में क्या हो रहा है, ये फॉलोइंग डाटा मिल रहा है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ओके जी ओके, ठीक है, बट इसमें एक इशू है। इशू क्या है कि यहां पर टाइम तो सेकंड में देके रखा है, ठीक है, पर कंसंट्रेशन की जगह क्या देके रख दिया है आपको, यहां पे प्रेशर देके रख दिया है। पर ऐसी कोई बड़े इशू होता नहीं है यार, यहां से भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल से अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला आपको चेंज कर देना है। फॉर्मूला चेंज करोगे मतलब आप सेम वही वाली चीज करते हो, पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 2.303 और अपॉन पे आपके पास में टाइम ही आएगा और यहां पर आ जाएगा लॉग। ठीक है, अब जहां कंसंट्रेशन होता था तो उस कंसंट्रेशन की जगह आपको यहां पर प्रेशर को इन्वॉल्व कर लेना है। तो प्रेशर क्या आ जाएगा आपके पास में P नॉट, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, जब कभी भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में वैल्यू निकल कर आती है P नॉट माइनस P। ठीक है, क्योंकि होता क्या था वहां पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो अगर आपके कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया गया है तो कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको यहां पर इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। तो बस रे भाई साहब ये लो हो गया।
आपके पास में जैसे यहां पर ये वाला क्वेश्चन हो गया डन, अब कर दो खत्म कहानी। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बोल के रखा था क्या कि आपके पास में एक एजो आइसोप्रोपेन है। एजो ग्रुप मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो बॉन्डिंग होती है दे आर नोन एज एजो ग्रुप। तो यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनकर आ रही है। अच्छा क्या है, डाई आइसोप्रोपेन है, ठीक है। तो आपके पास में कहानी क्या हो जाएगी, यहां पर आएगा आपके पास में CH, यहां पर आएगा आपके पास में CH3 और यहां पर भी आपके पास में आ जाएगा CH3। ये क्या कहलाएगा आपके पास में, आइसोप्रोपेन कहलाएगा, जो कि जुड़ा हुआ है एजो ग्रुप से। तो ये यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड कार्बन और साथ ही साथ में यहां पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसने बोल के रखा है कि जब इस ग्रुप को आप यहां पर ब्रेक डाउन करते हो तो ब्रेक डाउन करने पर या केमिकल रिएक्शन करवाने पर आपको यहां पर मिलता है नाइट्रोजन गैस दैट इज N2 और साथ ही साथ में मिलता है आपको क्या मिलता है, हेक्सेन मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा, C6H12, ये आपके पास में फॉर्म होता है। अब देखो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना, तो इसको सॉल्व करते टाइम पर मेन इशू ये है कि P0 तो चलो हमारे पास में रखा हुआ है, जो कि कितना है आपके पास में 0.35 है। इशू किस बात पे आता है, इशू आता है P0 माइनस P की वैल्यू को निकालने के लिए। तो हम जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं वो इसी वैल्यू को निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। इजी सा है, कोई इतना टफ नहीं होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे बात कुछ ऐसी है कि जब आपके पास में टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेट पर होते हैं, तो यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास में क्या निकल कर आएगा, यहां पे आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन निकल कर आएगा P0। और इस सिचुएशन पे प्रोडक्ट दोनों क्या है, 0 एंड 0। पर टाइम जब 0 से t में कन्वर्ट हो गया तो इस टाइम पर क्या हो जाएगा कि जो आपके पास में ये वाला इनिशियल प्रेशर है, इससे क्या बन जाएगा, आपके पास में कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, P0 माइनस का P। और उसी तरह से जितना अमाउंट इस रिएक्टेंट में कम होगा उतना ही अमाउंट क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट में फॉर्म होता चले जाएगा, ठीक है। ये वाली कहानी हो गई। जैसे ही ये वाली कहानी हो जाती है, हम लोग यहां पर बात करते हैं टोटल प्रेशर की। तो भाई साहब यहां पर अगर मैं बात करता हूं टोटल प्रेशर की, तो उसको लिखा जाता है PT। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास में, इस सिचुएशन पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो ओवरऑल प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है आपके पास में, टोटल प्रेशर, जो कि आपके पास में क्या निकल कर आएगा, P0 माइनस का P, फिर आएगा आपके पास में प्लस का P और प्लस का P। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, कुछ नहीं करा है, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म हमने यहां पे बना के रख दी है। PT इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा P0 माइनस का P, ठीक है। ये वाली टर्म आपके पास में आ जाएगी। अब देखो इतना सारा जो हम लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं ना, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हर बार हमारे पास में इस P की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस P की वैल्यू को यहां पर अवेलेबल बनाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप इसमें से इस टर्म को निकालते हो तो आपके पास में स्मॉल p ये इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा आपके पास में, P0 माइनस आ जाएगा आपके पास में PT। इस टर्म को याद रखना। ये वाली टर्म किसके लिए आ गई, ये आ गई है हमारे पास में स्मॉल p के लिए। जैसे ही आपके पास ये स्मॉल p के लिए टर्म आ जाएगी तो इस स्मॉल p की वैल्यू को आपको यहां पर रख देना है, आपका यहां पे काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इशू ये है ना कि ये वाली जो वैल्यू दे के रखी है स्मॉल p की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ये सभी pt की वैल्यू है। तो इस pt की वैल्यू को यहां पर मुझे बनाना पड़ रहा था। क्लियर हो गई बात, क्या करके रखा है, केमिकल रिएक्शन इस तरह से स्टार्ट हुई है, स्मॉल p निकल कर आ रहा है, पर इशू ये था कि मुझे नहीं पता स्मॉल p क्या है, तो मैंने आपको यहां टोटल प्रेशर्स को बता के रख दिया है। अब कुछ नहीं, इसको कर देता हूं मैं इरेज। और अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के उस पार्ट के ऊपर जहां से हमारे पास में आंसर्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है भाई साहब। चलिए जी, इसको हम कर देते हैं इरेज। अब देखो होता क्या है, हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो फॉर्मूला आपके पास में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय आ जाएगा T, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में log P0, और यहां पर क्या आ जाएगा P0। स्मॉल p की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी,
ये निकाली थी हम लोगों ने यहां पे। अच्छा क्या निकाला था, मैं भी यहां पर वो कंफ्यूज कर दे रहा हूं भैया तुम लोगों को। पीटी हम बात कर रहे थे ना, तो पीटी इज इक्वल टू क्या निकल रहा था मेरे पास में, पीटी इज इक्वल टू निकल रहा था आपके पास में, पीटी इज इक्वल टू यहां निकल रहा था आपके पास में पी नॉट, और साथ ही साथ में क्या आ रहा था, प्लस का स्मॉल का पी आ रहा था। तो स्मॉल पी इज इक्वल टू क्या निकलना चाहिए, पीटी माइनस पी नॉट निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां रख रहा था उल्टा। अभी देखो भैया इधर यहां पर वैल्यू हम लोग प्लेस कर देते हैं, ऐसा 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 ऐसा, हट जा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आपने रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पीटी माइनस का पी नॉट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एट द एंड ऑफ द स्टोरी यहां पर वैल्यू k इज इक्वल टू मिल जाएगा 2.303 अपॉन में आ जाएगा t, और यहां पर आ जाएगा लॉग, यहां आ जाएगा पी नॉट अपॉन में ट्वाइस ऑफ पी नॉट माइनस क्या आ जाएगा आपके पास में पीटी। और ध्यान रखना यही वो वाला फॉर्मूला होगा जो हम लोगों को यहां पर यूज करना रहेगा। अब फटाफट से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं भैया। दो कंडीशन दे के रखी हुई है, एक 360 पर दे के रखा हुआ है और यहां पे एक आपके पास दे के रखा हुआ है 720 पे। अब उसने क्या बोल के रखा है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट टर्म पे रिएक्शन होने की वजह से दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट आएंगे। तो इंडिविजुअली 360 सेकंड और 720 सेकंड्स पे आपको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी रहेगी, और जैसे ही रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसका एवरेज ले लेंगे, जिससे हमारे पास में क्या हो जाएगा, फाइनल रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ये तो क्लियर हो गया है कि हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, तो उसी फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं, बाकियों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में आ जाएगा टाइम, और यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास में पीटी, है ना, ये वाली कहानी आ जाएगी। पीटी मतलब टोटल प्रेशर। अब इसको हम लोग दो डिफरेंट कंडीशन पे निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम टाइम जब आपके पास में देके रखा होगा 360 सेकंड्स। तो इस टाइम पर रेट कांस्टेंट को मैंने मान लिया K1, और यहां पर आ जाएगा 2.303 अपॉन में आ जाएगा टाइम जो कि देके रखा हुआ है 360 सेकंड्स, और यहां पर आ जाएगा लॉग। इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर है आपके पास में 35.0, और अपॉन में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 35 माइनस पे क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर, जो कि आपके पास में निकल कर आ रहा है 54। ठीक है, अब क्या होगा, काटा पीटी करना है, दैट्स इट, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। रेट कांस्टेंट K1 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है आपके पास में 2.175 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, और यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर जो यूनिट्स हमारे पास में देके रखी गई है, कहां गया केल्विन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो ये आपके पास में बता के रखा हुआ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट या फिर जो यूनिट निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी आपके पास में, सेकेंड इनवर्स निकल कर आएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपके पास में यहां से आ गया है क्या, K1। जैसे ही आपके पास में K1 की वैल्यू आ गई, अब आप किसके लिए जाओगे, K2 के लिए जाओगे, जहां आपके पास में टाइम हो जाएगा आपका 720 सेकेंड्स। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, K2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय आपके पास में आ जाएगा 720, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास में लॉग, ये होगा अब आपके पास में लॉग 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 35 माइनस पीटी। जब आप निकालते हो तो 720 सेकंड पे कितना है, 63 है, तो यहां पर आपको वैल्यू रख देनी है कितना, 63। तो जो आपके पास में K2 की वैल्यू आ रही है, K2 की वैल्यू भैया हमारे पास में निकल कर आ रही है 2.235 आ रहा है। ठीक है, 2.235 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 सेकेंड इनवर्स, ये निकल कर आ रहा है। अब क्या करना है, आपको बताना है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट आ रहे थे, इस वजह से आप क्या करोगे, यहां पर दोनों का एवरेज ले लोगे। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दें, 2.175 प्लस आ जाएगा आपके पास में 2.235, और इसमें से 10 टू दी पावर माइनस 3 निकल कर आएगा भैया कॉमन, डिवाइड में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 2, सॉल्व कर देना। K की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 2.21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, तो 2.21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, और ऑब्वियस बात है सेकेंड इनवर्स आपके पास अगर यूनिट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स आ जाएगा।
ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो बस रे भैया इतना सा ही इसके अंदर सॉल्व करना है। डाटा अच्छे से ध्यान रखना, एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाली। अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है जी, चलिए जी, इसको भी मैं अब इरेज कर देता हूं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21, जहां पर बोलता है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SO2 Cl2 का बात करा जा रहा है और इसका ब्रेकडाउन करने पर इस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग को यहां पे मिलती है। फिर यह बोलता है कि 2 एक्सपेरिमेंट करे गए हैं। अब यहां पर भी क्या हुआ है, प्रेशर वाली टर्म इन्वॉल्व होकर रखी हुई है। तो यहां पर भी पिछली बार जैसा ही फॉर्मूला लगाना है, पर इस बार पिछली बार से एक छोटा सा क्लॉज यहां पर यह जनरेट हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 ATM। ठीक है जी, यह है सबसे बड़ा क्लॉज जो कि इस क्वेश्चन को डिफरेंट बनाने वाला है। ठीक है जी, चलो अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट अभी पहले भी करा था, जहां पर हम लोगों के पास में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ चुका था। तो उस सिचुएशन पे आप लोगों को यहां पर मैंने कंडीशन बताई थी कि जब भी आप इस तरह का फॉर्मुलेशन बनाते हो तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है, लगाना वही फर्स्ट ऑर्डर वाला ही फॉर्मूला है, पर यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास टाइम T, और यहां पर आ जाएगा लॉग। और क्या क्या आ रहा था, यहां आता है इनिशियल प्रेशर और अपॉन में आता है ट्वाइस इनटू इनिशियल प्रेशर, माइनस में क्या आ जाता है हमारे पास में स्मॉल p। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाती। अब स्मॉल p बोल रहा हूं, यहां पर क्या आ जाता था, p t आ जाता था, है ना, 2p नॉट माइनस PT, ये वाली सिचुएशन आ जाती थी। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसी सिचुएशन को यूज करना है, इसी सिचुएशन यूज करके सारी वैल्यू को यहां पर प्लेस करना है। सारी वैल्यू जब आप प्लेस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना, जब आप यहां पर 100 सेकंड की बात करने वाले हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0.6 जो होगा वो फाइनल आपके पास में T की वैल्यू डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोगों को यहां पे ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए अलग पेज में यहां पर मैं इसको बना देता हूं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि भैया फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय आ जाएगा T, और यहां पर आ जाएगा log ऑफ P नॉट अपॉन में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ P नॉट माइनस आपके पास में आ जाएगा PT। अगर ये रिएक्शन 100 सेकंड में कंप्लीट होती है तो 2.303 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास में 100, और लॉग P नॉट की वैल्यू कितनी थी, 0.5, और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 0.5 माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास में PT। और भाई साहब ये ध्यान रखना कि यहां पे PT की वैल्यू आपके पास में क्या चल रही है, 100 सेकंड पे आपके पास में जो फाइनल वैल्यू आ रही थी वो आ रही है 0.6। तो बस इसको यहां पर मैं लिख देता हूं। जैसे यहां पर आप लिख दोगे 0.6, आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है K की वैल्यू के लिए। तो भैया मैं बता देता हूं K की वैल्यू क्या आने वाली है। K की वैल्यू यहां पर जो निकल कर आ रही 100 सेकंड में वो आ रही है 2.231 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, क्या आ रही है, 2.231 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास में, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल सा सॉल्व करा और इसके पास में ये आप आंसर लेकर आ गए। अब देखो यहां पर अगली टर्म क्या होती है, अगली एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर ये निकल कर आती है कि ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के बाद आपको बताना है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 ATM। आपको यहां पर यह भी बताना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन 0.65 ATM क्या हो जाए आपके पास में, टोटल प्रेशर यहां पे आपके पास में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो देखो यहां पर आपके पास में अगर मैं टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट लेकर आऊं तो टोटल प्रेशर के कॉन्सेप्ट से आपको यहां पर क्या मिल सकता है भाई, बहुत 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 ही सिंपल सी बात है। टोटल प्रेशर बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर प्लस जो आपके पास में प्रेशर में चेंज हुआ है। ये चेंज आप कहां से कंसीडरेशन कर रहे हो, यहां पर अगर आप लोग को याद होगा तो पिछली बार भी मैंने केमिकल रिएक्शन बताई थी। मैंने ये बोला था कि इनिशियली ये वाला जो पार्ट था ये क्या था, P नॉट, ये जीरो, बट आफ्टर सम टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P, और यहां पर आएगा स्मॉल p, और यहां पर क्या आ जाएगा, स्मॉल p आ जाएगा। तो इसी वजह से आप यहां पर क्या बोलते हो कि जो गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या आ रहा है, स्मॉल p की वैल्यू आ रही है। ठीक है भाई साहब, तो ये वाली कहानी आ गई। अब आपको यहां पर बोलोगे भैया यहां अगर मैं बात करता हूं स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है तो स्मॉल p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, PT माइनस का
पी नॉट, क्योंकि हम लोगों को ये बोल के रखा था कि प्रेशर की वैल्यू और कांस्टेंट निकालना, या बोला जाए रेट कांस्टेंट निकालना है। और भाई साहब सीधी सी बात है, रेट कांस्टेंट अगर आपको निकालना होगा तो वहां पर भी आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ COCl2, क्या था COCl2 था SO2, SO2Cl2 बनाना पड़ेगा, इनटू क्या करना पड़ेगा कि, क्योंकि अगर रेट ऑफ द रिएक्शन निकालनी है ना, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, यहां पर प्रेशर और दिस, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, और यहां सारी कहानी प्रेशर पे चल रही थी, इसलिए ये सिचुएशन आ रही थी। अब क्या हो जाएगा भैया, अगर आप स्मॉल p की वैल्यू निकालोगे तो टोटल प्रेशर कंसिडरेशन में आ गया है 0.65 माइनस इनिशियल प्रेशर कितना था भैया हमारे पास में 0.5 ये था। तो इसको देखो 0.5 को आप चाहो तो 0.50 भी बना सकते हो। जब आपने इसको सॉल्व करा आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.15 आंसर आ जाएगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई कि आपके पास में पहले तो हम लोगों ने यहां पर यह बोल दिया कि आपकी जो गिवन कंडीशन थी उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये रही, साथ ही साथ में प्रेशर की अगर बात करते हो तो प्रेशर आपके पास में कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। अब देखो भाई साहब वापस से मैं केमिकल रिएक्शन पे आता हूं, आपके पास में क्या रखा हुआ था SO2Cl2, जिससे कि आपके पास में फॉर्म हो रहा था SO2 प्लस Cl2, है ना, ये फॉर्म हो रहा था। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि भैया SO2 और Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा था। अब इसके बाद मैंने यहां पर क्या चीज सिखाई थी, मैंने आप लोगों को यहां पर यह बोला था कि इनिशियली इसका प्रेशर था P0, इसका आपके पास में क्या था 0, इसका भी 0, बट आफ्टर सम टाइम ये हो जाएगा P0 माइनस का P, और यहां पर ये हो जाएगा P, और यहां पर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कहानी आएगी। अब होता यह है कि आप लोगों को यहां पर रेट निकालना था, और जब कभी भी आप लोग यहां पर रेट का फॉर्मूला लगाते हो तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ क्या लिखा जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट K, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन। पर इशू क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन की जगह क्या है, प्रेशर है। तो आप लोगों को यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ जाएगा कि रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ SO2Cl2। और ये भी ध्यान रखना कि ये वाला जो आपके पास में प्रेशर होता है ये एक्चुअल में कौन सा प्रेशर होता है, ये आपके पास में होता है रिमेनिंग वाला प्रेशर। ठीक है भाई साहब, कौन सा प्रेशर होता है, रिमेनिंग वाला प्रेशर। और ये रिमेनिंग प्रेशर क्या है आपके पास में, ये तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी। तो भाई साहब अगर आप इस रिमेनिंग प्रेशर की वैल्यू निकालते हो तो इस रिमेनिंग प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, P0 माइनस का P विच इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर कितना था, ये था आपके पास में 0.5, स्मॉल p कितना निकल कर आया, इसको 50 मान लेते हैं, माइनस का 0.15 ये निकल कर आया। सॉल्व करा तो 50 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 0.35 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू को जस्ट यहां पर प्लेस कर देते हैं, रेट कांस्टेंट में ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो बस अब कुछ नहीं करना, यहां पर जब भी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने को बोला गया तो आपने यहां पर वैल्यू रखी K की, दैट इज 2.231 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, और मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर कितना चल रहा है हमारे पास में, प्रेशर चल रहा था 0.35। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर दें तो देखने में सही लग जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा 0.35, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इस केमिकल रिएक्शन की रेट आ जाएगी। तो भैया यहां पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके रखा हुआ है, रेट निकल कर आ रहा है 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। ठीक है, क्या आ रहा है 7.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4, और यूनिट क्या हो जाएगी भैया, प्रेशर की यूनिट यहां पर मानी गई है ATM, और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या थी आपके पास में सेकंड, तो ATM पर सेकंड लिख दो इस तरह से, या फिर आप चाहो तो जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ATM इंटू सेकंड इनवर्स। तो बस इस तरह से करना है, पहले रेट कांस्टेंट निकाला, फिर उसके बाद में टोटल प्रेशर जो उनका गिवन था 0.65 वाला, उससे मैंने निकाला प्रेशर में चेंज कितना हो रहा है, और एक बार प्रेशर में चेंज निकाल दिया तो रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए मुझे ये वाला करना पड़ जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए अगला वाला क्वेश्चन वन ऑफ दी बहुत ही बड़ा वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोल के रखा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ N2
O5। आपके पास में बात करी गई है कि रेट कांस्टेंट दिया गया है फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, जो कि आपके पास में वेरियस टेम्परेचर पे देके रखा हुआ है। 0, 20, 40, 60 एंड 80 अलग अलग टेम्परेचर पे ये देके रखा हुआ है। फिर ये बोल के रखा है कि जो ये वाली वैल्यू है 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय केल्विन पर सेकेंड इनवर्स, ये क्या है? ये है आपके पास में रेट कांस्टेंट। अलग अलग टेम्परेचर पर यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रेट कांस्टेंट हम लोगों को फाइंड आउट हो रहे हैं। अब ये बोलता है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन K एंड 1/T, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड EA एंड प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बोल के रखा गया है। ठीक है भाई साहब, कर लेते हैं। पर हम लोगों को अच्छा यहां से एक चीज तो थोड़ी सी पता चल गई है। अगर हमको यहां पर ये क्या है, ये है भैया हमारे पास में ln ऑफ K। ठीक है, ln ऑफ K मतलब क्या? log K। तो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म, साथ ही साथ में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से मुझे यहां पर ये पता चल गया है कि आर्हेनियस इक्वेशन लगने वाली है। और आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है हमारे पास में? भैया आर्हेनियस टर्म बोलती है ln ऑफ K इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में? ln ऑफ A हो जाता है। और उसके बाद में क्या आ जाता है भैया? है उसके बाद में हमारे पास में जो टर्म बनती थी वो क्या बनती थी? ln, जो भी आपके पास में बचता था भैया प्रोडक्ट अपॉन में क्या चल जाता था हमारे पास में? रिएक्टेंट, है ना? ये वाली टर्म बनती थी। तो भैया वही आर्हेनियस इक्वेशन है यार। और अगर तुम लोगों को यहां तक ये वाली इक्वेशन नहीं भी पता है तो मैंने एक वो वीडियो बना के रखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स का, वहां पर बता के रखा है आर्हेनियस इक्वेशन होती K इंटू E⁻⁻⁸ RT। ठीक है, ये वाली टर्म होती थी। और इसी टर्म को जब आप यहां पे सॉल्व करते थे लॉग लेके, तो यहीं से आपके पास में क्या बनता था? ln ऑफ K इज इक्वल टू ln ऑफ A, और उसके बाद में बन जाता था माइनस का EA अपॉन में आ जाता था RT। ठीक है, ये वाली टर्म आपके पास में बन जाती थी। कुछ नहीं करा है भैया, वो लॉग ही लेकर रखा हुआ है और उसी से हम लोग सारी कहानी इसको बना देंगे। तो बस इतना सा करना है, ये वाली टर्म में लगाने वाला हूं, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर दूंगा। बट हुआ क्या है कि यहां पे कांस्टेंट K की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी हुई है और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल के रखा हुआ है। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब आपको क्या करेगा यहां पर इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। कैसे सॉल्व करके रखा है भाई? सॉल्व करना आपके पास में आसान है। वही मैंने बोला कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? ln ऑफ K इज इक्वल टू आपके पास में आ रहा है ln ऑफ A, और यहां पर आ रहा है E अपॉन में RT। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये आपके पास में होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू रख दी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर केल्विन में उसका टेम्परेचर कितना होता है? 273। और यहां पर अगर आप 1/T की वैल्यू की बात करोगे तो भैया 1/T मतलब क्या? 1 अपॉन में 273 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 3.66 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा? 10⁻⁻3। और अगर इसको 10⁵ वाली टर्म्स में हम लोग लेकर आते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी गिवन है। और जब आप यहां पे अलग अलग वैल्यू को प्लेस करते हो तो आपके पास में लॉग की वैल्यू क्या बन रही है? ये वाली ln ऑफ K इतना, और ये वाली टर्म इतनी बन रही है। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है। जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को अलग अलग रखोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा? अलग अलग आंसर्स आ जाएंगे। तो आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस ग्राफ के अंदर सारी वैल्यूज को यहां पे लिख के रख दिया गया है, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, चलिए जब ये वाली वैल्यू को यहां पर लिख दिया गया, उससे कुछ इस तरह का आपके पास में ग्राफ यहां पे फॉर्म हो जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन ln ऑफ K, तो भैया ये रहा हमारे पास में ln ऑफ K, या फिर बोला जाए log K, और साथ ही साथ में ये रहा 10⁻³ इंटू 1/T और केल्विन इनवर्स। ठीक है जी, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को यहां पे इसको बनाना था, तो ये बना दिया हम लोगों ने यहां पे ग्राफ। अब जैसे आप बात करते हो कि इस ग्राफ को देखते हैं हम लोग जरा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग को ये समझाया गया है कि जब वैल्यू यहां पर ln ऑफ K की इतनी है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में जो 10⁻³ जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? हमारे पास में इतनी आ रही। और बात तो बिल्कुल भी सही है। देखो भैया यहां पर क्या बोल के रखा हुआ है, सेम सिचुएशन आपको मैं दिखा देता हूं। सेम सिचुएशन आपके पास में क्या हो जाएगा जब टेम्परेचर आपके पास में जैसा ये वाला है, इसको हटाते हैं। देखो आपके पास में जो ln ऑफ K है या log K है, जब 3.063 आता है,
ठीक है, लॉग के कितना आता है 3.063, तो टेम्परेचर हमारे पास में कितना आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है मेरे पास में 80 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कितना आता है 353, पर यहां पे जो 1/T है और कौन सा 10 टू दी पावर वाला वो कितना आता है 2.83 आता है। तो यहां पर भी तो वही करके रखा है। ये देखो जब आपके पास में 2.8 कब आ रहा है, जब वैल्यू कितनी पर आती है 3 पर आती है, तो वहां पर जो ग्राफ ड्रॉ करा है वही ये ग्राफ है, और इसी ग्राफ से हम लोगों ने क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन ने आगे और क्या पूछा था हम लोगों से, इस क्वेश्चन ने आगे हम लोगों से और ये पूछा था कि ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन लॉग के और 1/T और कैलकुलेट करना है वैल्यू आपके पास में ए, जिसको आपको क्या बोला जाएगा भाई साहब, जो आरएनएस कांस्टेंट होता है हमारे पास में वो, और साथ ही साथ में ई जो कि होता है हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब देखो ये वाली ग्राफ आप कैसे यहां पे ड्रॉ करोगे, अगर आप लोग को याद होगा तो इस तरह का जब क्वेश्चन होता है कि ln ऑफ k और 1/T इनके बीच में जब कभी भी ग्राफ बनता है, स्लोप EA अपॉन R, ठीक है, ये आपके पास में क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। और अगर आप लोग मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह के जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें जब कभी भी स्लोप को सॉल्व किया जाता है तो भैया हमारे पास में जो स्लोप को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन आ जाता है आपके पास में x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप हो जाता है, और इसी को आगे जाकर जब आप सॉल्व करोगे तो इसी स्लोप के इक्वेट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा आपको EA बाय R। अब बात रहती है y2 y1 आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, तो भाई इजी है। यहां से आपके पास में सपोज ग्राफ चल रहा है, क्योंकि ग्राफ ऐसे आपके पास में डिक्लाइन पे जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो यार क्या है ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करोगे, जैसा जो भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल इस तरह से स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड तरीका ये रहा, यहां से सबको 1 मान के चलो और यहां से सबको एंड वाले को 2 मानते हुए चल दो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि भैया ये हो जाएगा y1, जहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना था, तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा 0.7 इंटू 1.417, इसको 1 मान लो, और 2 किसको मान लोगे आप, यहां पे 2 इसको मान लोगे। तो भाई देखो इजी सी चीज है यार, कोई इतना लफड़े वाली चीज तो है नहीं। अब उसी चीज को मैं यहां पर भी लिख दूंगा और कोई टेंशन ही नहीं आएगा। तो आप यहां पर क्या करने वाले हो, इस वाले ग्राफ को मैंने बोला था ना 3 वाली जो y की वैल्यू रहेगी, ये कौन सा है, ये है y एक्सिस, ये कौन सा है, ये आपके पास में है x एक्सिस, है ना। तो यहां पे y पे जो 3 वाली वैल्यू थी, इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था कि भैया यहां एक काम कर लो, इसको 2 मान लो। तो भैया यहां पे इसको मान लिया मैंने y2, और उसी तरह से यहां पर जो वो -7 वाली वैल्यू थी ना, इस -7 वाली वैल्यू को हम लोग यहां पे क्या मान लेंगे, अरे एक तो ये लाइन सीधी नहीं खिंचाती यार, और लाइन सीधी खिंचाती है तो फिर ऐसी कहानी हो जाती है। तो इस वाली टर्म को हम लोग यहां पर क्या मान लेते हैं, हम लोग यहां पर इसको मान लेते हैं y1 मान लेते हैं। ठीक है, और y1 पे यहां पर 1/T की जो वैल्यू होगी ना, इस वाले को क्या मान लो, इस वाले को आप मान लो यहां पे x1। ठीक है, और जो यहां पर आपके पास में वैल्यू आएगी, इस वाली वैल्यू को आप क्या मान लोगे, यहां पे इस वाली वैल्यू को आप मान लोगे x2 मान लोगे। तो बस इस तरह से आपको यहां पे रखना है। तो भाई साहब वो वाला टेबल आप लोगों ने लिख कर रखा हुआ था, सेम उसी टेबल से वैल्यू को पुट कर देना है। y2 3 पॉइंट समथिंग को चाह रहा है और वहां पे वो आपके पास में माइनस का 7 समथिंग को चाह रहा है, सेम उसी तरह से सारी वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, आपके पास में यहां पे जो आंसर आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का, वो आएगा माइनस का 12.301। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास है, माइनस का 12.301, विच इज इक्वल टू क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में क्या चलता है, R आपके पास में होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में आएगा 8.314, और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने पर आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू भी मैं बता देता हूं भाई साहब, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास में जो निकल कर आ रही है, यह आ रही है 102.27। ठीक है जी, क्या आ रही है 102.27। माइनस साइन को आप यहां पर निग्लेक्ट कर दोगे, कोई लफड़ा है नहीं। ठीक है जी, तो 27 किलो और यहां पर आ जाएगा जूल, और क्या हो जाएगा आपके पास में मोल। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, सही लिखा ना मैंने वैल्यू, हाँ भैया बिल्कुल सही लिख कर रखा हुआ है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ए की वैल्यूज चाहिए। अब यहां पर आने वाला है थोड़ा सा इशू।
ठीक है, क्यों आने वाला है जरा उसको भी ध्यान रखो। यहां पर इशू में इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप यहां पे ए की वैल्यू चाहते हो, जिसको हम लोगों ने आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहा के रखा कहलाया गया है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास में ln ऑफ के इज इक्वल टू आपके पास में होता है ln ऑफ ए विच इज, और आगे क्या आ जाता है हमारे पास में माइनस का ई ए अपॉन में आर इंटू टी, है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ता है। अब इशू आपके पास में यहां पर ये है कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे लॉग की वैल्यू आपके पास में क्या है, अलग अलग है, तो इस वजह से जो आपके पास में ln ऑफ ए या फिर जो ए की वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग आएगी। जैसे आप बात करते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1/t की जो वैल्यू थी दैट इज 3.66 10 टू द पावर माइनस का 3 है, और उसी बेसिस पर ln ऑफ के आपके पास में कितना है, माइनस का 7.147 है। उसी तरह से अगर आपने टेम्परेचर में फिर चेंज करा तो ln ऑफ के या log ऑफ के आपके पास चेंज हो जाएगा, और फिर टेम्परेचर में बार बार चेंज करने पर log वाली वैल्यू बार बार आपके पास में चेंज होती जा रही है। सो इस वजह से यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो अलग अलग टर्म्स पे आपको सॉल्व करना है। बाकी देखो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, log a को यही रहने दो, इस माइनस वाले वैल्यू को उठाकर यहां लेकर आ जाओ तो आपके पास में क्या आ जाएगा log k, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में ई ए बाय आर टी। एक वैल्यू में निकाल कर बता देता हूं आपके पास में log a इज इक्वल टू log k हमारे पास में कितना निकालना है, हमारे पास में निकालना है पहले माइनस का 7.147, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7.147 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि आपके पास में है 102.27 अपॉन में आर क्या होता है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास में क्या आ जाएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या है 1/t। अब देखो पहले बार ये वाली वैल्यू कहां पर थी, ये थी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड या बोला जाए 273 केल्विन पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 273। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने पर आपके पास में ln ऑफ ए या फिर log a की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 2.91 इंटू 10 टू दी पावर ये निकल कर आ रहा है 6, ठीक है, ये वाली सॉरी थोड़ा सा यहां पर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। log a की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 37.911, और जब आप इसका एंटी लॉग लोगे, जब आप इसको यहां लेकर जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.91 इंटू 10 टू दी पावर यहां पर निकल कर आ रहा है हमारे पास में 6, ठीक है, ये वाली कहानी आ गई। तो एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया गया है 0 पर इस तरह से वैल्यू आ रही है, पर हमारे पास में जो क्वेश्चन था उसमें यह बोल के रखा हुआ था कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, और ए की वैल्यू क्या करना है ड्रॉ करके ए की वैल्यू आपको सभी के लिए निकालना पड़ेगी जैसे अभी निकाल कर दिखाया, और साथ ही साथ में बोला गया है प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करना रहेगा, हम लोगों को रेट कांस्टेंट प्रेडिक्ट करना रहेगा। अब देखो यहां पर मैं फटाफट भाई साहब सारी वैल्यू को लिख देता हूं क्योंकि आपके पास में सारी कहानी दे के रखी गई है, कुछ एक्स्ट्रा काम वैसे आपको करना है नहीं। अब आपको सिर्फ 2 टर्म निकालनी थी, एक निकालनी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 3, 7 और 3 10, ठीक है भाई साहब, तो कितना हो जाएगा भैया 7 और 3 10 क्या कर रहा हूं 70 80 90 100, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। सही करके रखा ना मैंने, 70 80 90 100 300, हाँ बिल्कुल सही है 303 केल्विन ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप क्या करोगे सर, यहां पर आप कर दोगे ln ऑफ के, ए की वैल्यू हमारे पास में देके रखी हुई है, ln ऑफ ए की वैल्यू देके रखी है दैट इज 37.91, और फिर जब आपके पास में ये आरएनएस कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा फिर आगे क्या आता है माइनस का ई ए बाय आर टी, और अगर मैं बात करता हूं एक्टिवेशन एनर्जी की तो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 102.27 अपॉन में क्या आ जाएगा आर जो कि होता है 8.314, और टेम्परेचर आपको कितना लिखना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर बोला जाता है 303 केल्विन। तो यहां पर आपके पास में जो log k की वैल्यू निकल कर आएगी वो log k आपके पास में निकल रहा है माइनस का 2.8, ठीक है,
माइनस का 2.8 और अगर इसका एंटी लॉग लेते हो तो जो k की वैल्यू निकल कर आ रही वो आ रही है 6.08 इंटू 10 टू द पावर 2 सेकेंड इनवर्स। उसी तरह से अगर आप बात करते हो कि भैया हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वैल्यू को निकालना है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा 50 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 323 केल्विन हो जाएगा। सेम वैसा का वैसे ही आपको सॉल्व करना है ln ऑफ k की वैल्यू। यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ln ऑफ k आपके पास में आ रहा है माइनस का 0.5 और यहां एंटी लॉग लेने पर जो कांस्टेंट k की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.607 सेकेंड इनवर्स। तो आपके पास में एक ये रहा और एक आंसर आपके पास में कौन सा रहा, ये वाला। बाकी आपके पास में देखो इस तरह से इसको करना है सॉल्व और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन डन। ठीक है जी, चलिए इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज दिस। अब देखो भैया जी, यहां से आपके पास में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास में कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, परंतु टेंशन वाली बात नहीं है। जो रेट कांस्टेंट के वैल्यू में यहां सेकंड इनवर्स लेकर रखा हुआ है तो यहां से पता चल गया है कि ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। तो रेट कांस्टेंट डिकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपको बता के रखी हुई है 2.418 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 और बोल के रखा है कि ये जो भी घटना हो रही है ये घटना हो रही है 546 केल्विन पर। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है आपके पास में EA हो जाएगा और ये आपके पास में है 179.9। ठीक है भाई साहब, क्या है आपके पास में 179.9 देके रखा हुआ है। व्हाट विल बी द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, क्या पूछा गया है यहां पे आपसे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है A और यही आपके पास में आर्रेनियस का कांस्टेंट भी कहलाता है। तो बस इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता ही है फॉर्मूला कौन सा आप अप्लाई करने वाले हो। यहां पर फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले हो ln ऑफ k या log k इज इक्वल टू आपके पास में हो जाता है log a और यहां पर हो जाता है EA बाय RT। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। अब फिर देखो यहां पर आपके पास में आपको पता है कि ये वाले फॉर्मूले से लॉग देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इस वजह से इस फॉर्मूले को करा जाता है मॉडिफाइड और log टू द बेस 10 में इसको कन्वर्ट करा जाता है। log टू द बेस 10k इज इक्वल टू होता है log टू द बेस 10a माइनस होता है आपके पास में EA अपॉन में 2.303 RT और जब बेस 10 होती है तब जाके आप इसके फॉर्मूले को यहां पे यूज कर सकते हो लॉग टेबल की हेल्प से। तो बस रे भाई इतनी सी सिचुएशन है। इस सिचुएशन पे आपके पास में वैल्यू सारी दे के रखी हुई है, तो आपके पास में log k दे के रखा हुआ है। k की वैल्यू है हमारे पास में 2.418 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 विच इज इक्वल टू, फिर आपके पास में क्या है, log ऑफ A की वैल्यू आपको निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास में दे के रखी गई है 179.9 अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2.303, R की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है आपके पास में 546 केल्विन। एक दो प्रॉपर्टीज यहां पर लगेगी, जैसे ये log m इंटू n लग जाएगा, तो ये ध्यान देना। एक प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास में log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n, तो यहां से ये ओपन हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी लगेगी log m टू दी पावर n, जहां से आपके पास में आंसर कितना आता है n log m, मतलब ये लिखा ना 10 टू दी पावर -5, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी में। तीसरी प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर आपके पास में log 10 हो, बेस अगर आपके पास में सेम होती है वैल्यू के, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 1। तो ये इस log की टर्म को सॉल्व करने के लिए लगने वाली है 3 प्रॉपर्टी, और जैसे ही आप ये 3 प्रॉपर्टी लगा दोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि भैया इसके अंदर जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 3.9। ठीक है, ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 12 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो बस यहां पर इस तरह से सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो बस रे भैया क्वेश्चन नंबर 23 में बस इतना सा काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी 23 डन हो चुका है, बस 7 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा हमारा ओवर।
क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, रेट कांस्टेंट आपके पास दे के रखा है, सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड। ओके जी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास में देके रखा हुआ है। बस ये ध्यान रख लो, अगर ये होता है तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। और जब कभी भी आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T, और यहां पर होता है log A अपॉन में A माइनस एक्स, जहां पर A आपके पास में क्या होता है, ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो A माइनस एक्स होता है वो क्या होता है आपके पास में, ये होता है जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है वो। तो अब करना क्या है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। K की वैल्यू आपके पास में दे के रखी हुई है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, और यहां पर चल रहा है 2.303। टेम्परेचर की बात की जाए तो भैया टेम्परेचर है, टाइम की बात की जाए तो ये है 100 सेकेंड। यहां पर आ जाएगा आपके पास में log 1, और यहां पे आप लिखोगे A माइनस एक्स, आपको इसी A माइनस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा। यहां पर आपके पास में क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक प्रॉपर्टी तो लगेगी भाई साहब कि log m बाय n, ये देखो इसके अपॉन में ये है, तो एक प्रॉपर्टी लगेगी जहां पर आपको मिलेगा log m माइनस log n। ठीक है, इस बार मैं चलो थोड़ा सा यहां पे इसको लगा के भी दिखा देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने पर आपके पास मिलेगा 2.0, अच्छा ये जो 10 टू दी पावर कितना लिखा हुआ है माइनस का 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, नीचे ले गया तो 100 विच इज इक्वल टू 2.303, तो 2.303 को 2.3 लिखने दिया, यहां लिखा 100, तो ये देखो ये वाले से ये वाला कैंसल। अब अंदर की तरफ क्या बचेगा, यहां बचेगा log 1 माइनस log A माइनस एक्स, ये बच जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके पास में लगेगी वो लगेगी कि भाई log टू दी बेस 10 और 1 होता है, तो log 1 आपके पास में क्या हो जाता है 0, तो ये वाली टर्म हो जाएगी आपके पास में 0, तो 2 इज इक्वल टू 2.3, और यहां पर मल्टीप्लाइड में आपको क्या मिल जाएगा, log 1 तो हो जाएगा ना 0, तो यहां पर बचेगा माइनस का log ऑफ A माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगी। तो बस A माइनस एक्स की आपको यहां पे वैल्यू निकालना है। तो मैं यहां पर बता देता हूं कि भैया क्या आंसर निकल कर आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है 0.135 मोल पर लीटर। ठीक है, ऑन एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल के रखी गई है, तो इसका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलिए फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये बोलता है सुक्रोज का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो रहा है टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। और यहां पर कौन सा ऑर्डर लग रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि सूडो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो इस वजह से हाफ लाइफ पीरियड देके रखा है 3 घंटे का। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर। अगर हाफ लाइफ पीरियड आपके पास इतना है तो 8 घंटे के बाद में सुक्रोज का कितना अमाउंट यहां पे बचा रह जाएगा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अब भी देखा था फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छे से प्यार से लिख दें भाई साहब, K इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला देखा था 2.303 अपॉन में आया था T, और यहां पर आया था log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आया था A माइनस एक्स, जो कि क्या होता है आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो आपको ये बताना है कि 8 घंटे के बाद में ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना यहां पे बच जाएगा। पर अब यहां पे इशू ये बन रहा है कि भाई साहब आपके पास में T हाफ तो देके रखा हुआ है, परंतु लफड़ा यहां पर ये आके रखा है कि रेट कांस्टेंट K नहीं दिया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहां पर आप लगाओगे T हाफ का फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाय होता है K। तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई साहब, ये आपको करना रहेगा। अब भैया देखो फटाफट फुर्ती से 3 घंटे की बात करके रखी गई है, तो 3 घंटे के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात कर रहे हो तो 0.693 डिवाइडेड बाय दिस करा जा रहा है, तो आपके पास में जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 0.231।
ठीक है, कितना आ रहा है 0.231, ये निकल कर आ रहा है। अब ये वाली टर्म से आपके पास में k की वैल्यू निकल गई। अब बाकी वैल्यू को हम लोग यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल बोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप k की वैल्यू रखोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0.231 विच इज इक्वल टू 0.303 अपॉन में कितने घंटे के बाद पूछा गया है, फ्रैक्शन 8 घंटे के बाद पूछा गया है। और फ्रैक्शन क्या है, लॉग ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स। तो तुमको इस पूरे की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करके बतानी है। तो आई होप सो अब तुम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। a अपॉन a माइनस एक्स की जो वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 8 इंटू 0.231 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2.303, ये आ जाएगा। अब भैया इसका जब फ्रैक्शन आप सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे आपको एंटी लॉग भी लगाना पड़ेगा। a अपॉन में a माइनस एक्स, लॉग जब उठकर इधर जाता है तो आपके पास में क्या बना देता है, एंटी लॉग बना देता है। इसको पूरा लिख देता हूं मैं, यहां ये बना देता है एंटी लॉग। और अगर एंटी लॉग बनेगा तो एंटी लॉग किसका बनेगा 8 इंटू 0.31 और यहां पर आएगा 2.303। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में a अपॉन में a माइनस एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास में 0.158। ठीक है, कितना आ रहा है 0.158। तो बस रे भाई, ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, इसका भी फटाफट फुर्ती से स्क्रीनशॉट लो, देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 26। अब ये बोलता है द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। जो आपके पास में हाइड्रोकार्बन का डीकंपोजिशन है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट ईए, एक्टिवेशन एनर्जी को यहां पे फाइंड आउट करके बताना रहेगा। अरे भाई इजी है, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको किससे कंपेयर करोगे, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इससे जस्ट सिंपली कंपेयर कर दो। तो भैया a की वैल्यू तो ये हो गई और ये जो रिमेनिंग होगा वो यहां पर क्या होगा, इसके साथ में कंपेयर हो जाएगा। तो जब आप यहां पे कंपैरिजन करते हो तो e के कंपैरिजन में e है और ई ए बाय आर टी के कंपैरिजन में है ये। तो इस वजह से आप यहां पर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि माइनस का ई ए अपॉन में आर टी इक्वल होने वाला है किसके, ये इक्वल होने वाला है 28, कहां गया माइनस का 28,000 दिस वन एंड दिस वन। ठीक है भाई साहब, सारी चीजें आपके पास में क्या हो जाएगी भैया, कैंसल आउट हो जाएगी। अब आपके पास में जब सारी चीजें आपके पास कैंसल हो जाएगी, यहां से माइनस भी कैंसल हो जाएगा। आर की वैल्यू हमको पता है 8.314 रखना है। तो भाई कर दो यार सॉल्व, अब तो सब कुछ तुम्हारे पास में दे के रखा है, जस्ट सिंपल सा वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो ये तुम लोग करो, ये मैं नहीं करवा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए इसको मैं कर देता हूं इरेज, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन H2O2 is given by this। ओके भाई ठीक है यार, आपके पास में log k दे के रखा हुआ है, a दे के रखा हुआ है, log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10 टू द पावर 4 k बाई t दे के रखा हुआ है। अब ये बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। ओके, ये बोलता है कि किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ पीरियड जो होगा वो 256 मिनट्स आपके पास में हो जाएगा। तो देखो यार, सबसे पहला काम जो आप यहां पे कर सकते हो ना, वो क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हो, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड आपको 256 ऑलरेडी दे के रखा हुआ। और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है आपके पास में 0.693 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा के, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय आपके पास में आ जाएगा टी हाफ। ठीक है, और यहां पर हम लोग को पता है कि ऑलरेडी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना दे के रखा हुआ है, 256 मिनट्स दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो बस इसी बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। एंड ये वाला जो आपके पास में टर्म रहेगा, इस टर्म को आप क्या कर सकते हो, इस टर्म को आप इक्वेट भी कर सकते हो। अब देखो भाई साहब, इस टर्म को किससे इक्वेट करोगे, जो आप लोग के पास में आर्निस इक्वेशन से फॉर्मूला बनता था ना, उससे आप इसको इक्वेट कर सकते हो, जो कि आपके पास में होता है log k इज इक्वल टू होता है log a माइनस यहां पर होता है ई ए अपॉन में
2.303 RT। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब आप यहां पर साफ बोल सकते हो कि जो log A की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 14.34 हो जाएगी, और EA अपॉन में 2.303 RT जो है वो किसके इक्वेट हो जाएगा, वो इस वाली वैल्यू के इक्वेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा मैं पहले डायरेक्ट K की वैल्यू निकाल देता हूं। तो K हमारे पास में आ रहा है, सॉरी K आ रहा है, अगर सेकंड्स में निकालोगे तो आ रहा है 4.51 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 4.51 इंटू 10 टू दी पावर -5 सेकेंड इनवर्स आ रहा है। ये कौन सी वैल्यू के लिए आ रहा है, ये सेकंड्स के लिए आ रहा है। ध्यान रखना, मिनट्स में निकालोगे तो वैल्यू आपके पास में अलग निकल कर आएगी। अब ये क्या बोलता है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो यहां से इक्वेट कर सकते हो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिला के। तो अब यहां पर आप एक्टिवेशन एनर्जी को इक्वेट करोगे तो आप यहां पर लिख सकते हो माइनस का EA अपॉन में 2.303, R की वैल्यू क्या होती है, 8.314, ये आपके पास में R की वैल्यू हो जाती है। देन उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर का T एज इट इज रहेगा, विच इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा माइनस का 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 K बाय T। अब ये वाले T से ये वाला T आपके पास में हो जाएगा कैंसिल, माइनस वाले साइन से माइनस वाला साइन भी आपके पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भैया डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेता हूं कि कितना निकल कर आ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर आपके पास में निकल कर आ रही है 239.34। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो निकल कर आ रही है ना हमारे पास में, वो निकल कर आ रही है 239.34 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म। यार देखो, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ दे रहा हूं, उतना पार्ट आप कर सकते हो, इजीली इसको सॉल्व कर लेना। और लास्ट में ये बोल के रखा हुआ है, एंड व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ नहीं, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन H2O2 is given by the following this equation, calculate activation energy of reaction and at what temperature will its half life period will be 256 मिनट। अब यहां पर क्या बोल के रख दिया है कि यहां पर आपको टेम्परेचर को भी फाइंड आउट करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेम्परेचर को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई करोगे। तो भैया हमको पता है रेट कांस्टेंट K जो है वो कितना मिल रहा है, ये आपके पास में मिल रहा था, कहां गया 4.51 10 टू द पावर -5। थोड़ा इधर से लिख दूं ताकि हमारे पास में थोड़ा क्लियर दिखना चालू हो जाए। यहां पे आपको बोला है टेम्परेचर निकालना, तो टेम्परेचर यहां पे आके रखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं। ये आ रहा है आपके पास में 4.51 इंटू 10 टू द पावर -5 विच इज इक्वल टू लॉग A की वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही है, 14.34 आ रहा है, माइनस यहां पर आ रहा है कितना, 1.25, ये आपके पास में देके रखा हुआ था। तो भैया इसको यूज मत करना, क्योंकि हमारे पास में मेजर फॉर्मूला ये है, हमें यहां से log A की वैल्यू चाहिए थी। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास में देके रखी हुई है 239.34, अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो बस यहां से आपको क्या करना है, T की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहां आप लगा सकते हो log m इंटू log n, और फिर इसमें लगा सकते हो log m टू द पावर n। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में जो टेम्परेचर की वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 668.95 केल्विन। ये आपके पास में सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। तो बस रे भाई ये इतना सा करना है, तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा डन। चलो जी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में अब हमारे पास में चालू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है जी, चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोलता है कि द डीकंपोजिशन ऑफ A इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ K। ओके भाई साहब, आपके पास में A नाम का कोई डिकम्पोजिशन करा जा रहा है, A नाम का कोई रिएक्टेंट है जिसका डिकम्पोजिशन करने पे हम लोगों को कोई यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये बोल के रखा हुआ है रेट कांस्टेंट K। अच्छा इसका क्या है, सेकेंड इनवर्स है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। तो यहां पर आपके पास में K की वैल्यू भी गिवन है, जो कि आपके पास में है 4.5 इंटू 10 टू द पावर
3 और यहां पर आ रहा है हमारे पास में सेकंड इनवर्स, और ये बोलता है कि ये कब होता है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके भाई साहब, टेम्परेचर भी आपको दे के रखा हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में बात करते हो तो 10 डिग्री कितना हो जाएगा, 273 में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 283 केल्विन, ये वाला हो गया। फिर ये बोल के रखा हुआ है एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब आपके पास में EA की वैल्यू दे के रखी हुई है 60 किलो जूल पर मोल, ये आपके पास में देके रखा गया है। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स। ओके जी, ओके। यहां पर ये बोल के रखा है कि माना कि अगर सपोज ये K1 है तो इसको क्या मान लो आप, यहां पे K2 मान लेते हैं, और ये बोलता है कि अगर K2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स बनानी है तो यहां पर ये टेम्परेचर कितना होगा। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई साहब। आपके ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है जहां पे रेट कांस्टेंट K1 था 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3, टेम्परेचर था T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्टिवेशन एनर्जी थी इतनी, और साथ ही साथ में ये बता के रखा था कि अगर आपके पास में K2 की वैल्यू इतनी आती है तो ये बताओ ये सिचुएशन किस टेम्परेचर पर अचीव होती है। अब देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं किस तरह से सॉल्व होगा। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में ये देख के रखा हुआ था कि भाई साहब आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास में क्या होती थी, ये होती थी हमारे पास में log k, अच्छा इसको अगर मैं K1 मान लेता हूं तो log k इज इक्वल टू होता था log a माइनस आपके पास में होता EA अपॉन में 2.303 RT1, ये आपके पास सिचुएशन बनती। अब ये वाली सिचुएशन थी आपके पास में जब K1 चल रहा था, और ये वाली सिचुएशन आपके पास में होती जब आपके पास में क्या चल जाता, K2 चल जाता, माइनस आपके पास में आता EA अपॉन में 2.303 RT2। और जब भी आपके पास इन दोनों में रिलेशन बनाना होता तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना पड़ता, इक्वेशन नंबर 1 को हम यहां पे माइनस कर देते इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। 1 को 2 से क्या कर दो माइनस, भैया डॉट लगाओ नहीं तो पता चल रहा कि वहां पर वो पाई की तरह दिखने लग जाएगा, तो ये वाली कहानी करनी है। अब ये करते तो log m माइनस log n यहां पर फॉर्म हो जाता, log m माइनस log n करते तो आपके पास में क्या बन जाता, log ऑफ, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं रे भैया, आप लोग वन शॉट पे जाकर चेक कर सकते हो कि यहां पर इस फॉर्मूले को किस तरह से बनाया जाता है। तो log ऑफ हो जाता K1 बाय K2, यहां से हो जाता ये वाली वैल्यू कैंसल, और कॉमन निकल जाता हमारे पास में EA अपॉन में 2.303, और यहां पर आता 1 बाय T2 माइनस 1 अपॉन में T1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपके पास में बन जाता। अब देखो सिर्फ आपको करना क्या है, आपको यहां पे इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे ही आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे तो सारी वैल्यूज आपके पास में गिवन है, आपको 1% भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपली सारी वैल्यू को हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा भाई साहब, यहां पर आ जाएगा आपके पास में log K1 की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है, दैट इज 4.5, थोड़ा सा वापस इधर से लिखना पड़ेगा यार, नहीं तो बोर्ड में भी जगह कम पड़ जाएगी हमें, ठीक है जी। चलिए यहां हो जाएगा आपके पास में log 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय आपके पास में आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, K1 बाय K2 यहां पर हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास में 60 किलो जूल पर मोल दे के रखी हुई है, तो ये हो जाएगा EA 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314, और यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो T1 T2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और T1 माइनस T2 आ जाएगा, ठीक है। तो T1 कितना है हमारे पास में, ये है आपके पास 283 माइनस यहां पर आ जाएगा T2, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 283 मल्टीप्लाइड बाय T2। तो बस इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहां पे जो टेम्परेचर निकल कर आ रहा है जो कि आपके पास में है T2, ये आ रहा है आपके पास में 297 केल्विन, जिसका मतलब होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस इतना सा करना था और आपके पास में ये इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात? तो बस रे भाई इतनी सिचुएशन है। चलिए जी इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लो। बस 2 क्वेश्चन हमारे पास में और बचे हुए हैं इस केमिकल काइनेटिक चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू द, ओके जी, ये बोलता है
कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिएक्शन को 10% कंप्लीट होने पे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 298 केल्विन पे, इक्वल टू दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। ओके जी, यहां पर आपके पास में जो ये 10% वाली रिएक्शन कंप्लीट करवा रहे हो, ठीक है, कौन सी, ये 10% वाली रिएक्शन कंप्लीट करवा रहे हो, तो यहां पर जो टेम्परेचर आपको यूज करा जा रहा है वो है आपके पास में 298 केल्विन, और यहां पे जो आपके पास 25% कंप्लीशन वाली रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर जो आपके पास में वैल्यू दे के रखी हुई है टेम्परेचर की, वो है आपके पास में 308 केल्विन। फिर ये बोलता है इफ द वैल्यू ऑफ ए हमारे पास में क्या होता है, ए हमारे पास में होता है आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर हम लोगों ने इसको पहले भी सॉल्व करके रखा हुआ था, ठीक है जी। तो यहां पे आपके पास में ए इज इक्वल टू दे के रखा हुआ है 4 × 10⁻10 सेकेंड इनवर्स, और ये बोल के रखा हुआ है कि कैलकुलेट के एट 318 एंड ई ए। ओके जी, ओके, यहां पर आपके पास में दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो आपको करना है यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट, और दूसरा यहां पर आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट, ठीक है। K इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है जब कभी भी आपके पास में जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास में कितना दे के रखा होगा, टेम्परेचर आपके पास में दे के रखा होगा 318 केल्विन, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, इजीली आपके पास में यहां पे ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो भाई साहब, करना क्या रहेगा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो सबसे पहला फोकस करो आप एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपने अब भी थोड़ी देर पहले देख के रखा था, log ऑफ K1/K2 इज इक्वल टू आपके पास में आता है EA अपॉन में 2.303 R, और यहां पर क्या आ रहा था, T1 - T2 अपॉन में आता था आपके पास में T1 T2, ये वाला फॉर्मूला आता था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर K1/K2 की वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगी। अगर आप बात करते हो कि सर K1/K2 की वैल्यू हम लोगों को यहां पर कहां से मिलेगी, तो आपके पास में जो सबसे पहला वाला यहां पर हिंट दे के रखा हुआ है ना, इसी से ये वाली चीज आपको यहां पे मिल जाएगी, ठीक है जी। अब आप क्या बोलोगे कि अरे सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन में 10% कंप्लीशन की बात करता है तो 10% कंप्लीशन पे वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 2.303 डिवाइडेड बाय, इसको क्या मान लेंगे हम लोग यहां पे, K1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लिया हम लोगों ने K1 विच इज मल्टीप्लाइड बाय, अब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा आपके पास में log 100 अपॉन में रिएक्शन कितने परसेंट हो चुकी है, 10%, तो रिमेनिंग कितनी बच गई हमारे पास में, 90%। तो ये हमारे पास में पहला वाला डाटा आ गया। उसी तरह से अगर मैं सेकंड वाले डाटा की बात करता हूं तो सेकंड वाले डाटा में रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, 25%, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में 2.303, यहां पर आ जाएगा K2, और यहां आ जाएगा आपके पास log 100/25, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में ये रिलेशन लग रहा है, इस वजह से दोनों को इक्वेट करना हो जाएगा हमारे पास में आसान। तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो मुझे यहां पर मिल जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय आएगा K1, साथ ही साथ में यहां पर मिल जाएगा log 100/90 विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में आ जाएगा आपके पास K2, और यहां आ जाएगा log 100/25, है ना, ये वाली रिलेशन आ जाएगा। अब क्या कर दोगे, इससे इसको कैंसल, K1 K2 एक तरफ लेकर जाओ, log को आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में K1/K2 की वैल्यू, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, K1/K2 की जो वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 2.7296, ठीक है, 2.7296, ये वाली वैल्यू निकल कर आ रही है। अब आपको क्या करना है, इस K1/K2 की जो वैल्यू है उसको वहां पे प्लेस कर देना है। हमारे पास में टेम्परेचर भी गिवन है, देखो भाई साहब 10% वाले के लिए आपके पास में कितना है 298, और सेकंड वाले के लिए कितना है 308 दे के रखा है, तो बस वहां वाले पे अब इस वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। तो भैया जैसे ही आप इसे प्लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा log मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2.7296
विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालना है, अपॉन में आ रहा है 2.303, आर की वैल्यू 8.314 और T1 T2 अगर आप निकालते हो तो भाई साहब लो जगह कम पड़ गई। थोड़ा सा इरेज कर दूं, एक बार बस लिखना भरे, कैलकुलेट तो आप कर सकते हो इजीली। तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा log 2.7296 विच इज इक्वल टू, यहां आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पर आएगा 2.303, 8.314 है, चाहो तो 8.3 लिख देना। उसके बाद में क्या है, T1 माइनस T2। तो आपके पास में क्या क्या चल रहा है, T1 हम लोगों ने किसको माना है, 10% वाले को माना है, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में 298 माइनस आ जाएगा आपके पास में 308 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास में क्या आ जाएगा रे भाई साहब, अब आपके पास में आ जाएगा यहां पे T2 है ना, मैंने वैल्यू में क्या कर दिया, वैल्यू इस तरह से नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तभी तो यहां पर लफड़ा हो गया। जब आप वहां पे माइनस कर रहे थे ना, जब इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास में क्या निकल कर आ रहा था, 1 अपॉन में प्लस का T2 आ रहा था, 1 अपॉन में क्या आ रहा था, प्लस का T1 आ रहा था। सेकंड वाली टर्म आपके पास में नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव। अरे हाँ यार, माइनस साइन को तो हमको देखना ही नहीं, आएगा तो वही T1 माइनस T2 आएगा, कहीं देखना ही नहीं था उसको। तो फिर आपके पास में क्या हो जाता, 298 मल्टीप्लाइड बाय 308, इतनी बड़ी सी टर्म आपके पास में आ जाती। अब भैया सब कुछ सॉल्व कर देना, सब कुछ सॉल्व करोगे, सब कुछ सॉल्व कर कुरा के आपके पास में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 76.64। ठीक है जी, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है यार। एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास में आ रही है 76.64 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, तो यहां पर ये क्या आ गई आपके पास में, एक्टिवेशन एनर्जी EA आ चुकी है। अब आपको एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या निकालने के लिए बोल के रखा हुआ है कि रेट कांस्टेंट K निकालो जब टेम्परेचर कितना हो, 318 केल्विन हो। तो अब इसके लिए क्या करोगे भाई साहब, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा वाला, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देख के रखा हुआ था। हम लोगों ने फॉर्मूला देख के रखा हुआ था ये वाला, इसको मैं ऊपर लिख दूं, ये वाला फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा ये इजी हो जाए। तो यहां होता है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन में 2.303 R एंड T। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब इस फॉर्मूले को लगाओगे तो भैया log K की तो वैल्यू आपको चाहिए ही, तो यहां पर log K को एज इट इज रहने दो। यहां पर आएगा log A, A की वैल्यू कितनी दे के रखी है, ये दे के रखी 4 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास निकल चुकी है, दैट इज 76.64। तो EA अपॉन में 2.303, तो चाहो तो 2.3 लिख देना, एक ही बात है। और R 8.314 है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, अप्रॉक्सीमेशन 8.3। और टेम्परेचर कितना दे के रखा है, टेम्परेचर दे के रखा है 318 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेट कांस्टेंट K जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 1.034 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 सेकंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास में रेट कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। तो बस इस तरह से इसको सॉल्व करना है और ये भी हो जाएगा हमारे पास में डन। चलो जी, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है जी, ठीक है, 29 डन हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30। ओके जी, यहां पर यह बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्वाड्रपल्स हो जाता है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 से 313 केल्विन। ओके जी, 293 से 313 पे होने पर क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना है ऑफ द रिएक्शन assuming that it does not change with temperature। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोल के रखी हुई है कि ये यहां पर टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? ठीक है जी, चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं भाई। देखो कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। क्वाड्रिपल आपको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो जस्ट सिंपली आप यहां पर ये बोल सकते हो। अच्छा,
फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है इक्वल टू के, और यहां पर क्या आ जाता है आपके पास में, रिएक्टेंट आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर इस के इक्वेट में चलता है। तो हम लोग यहां पर ये बोलते हैं कि माना कि अगर आपके पास में सेकंड वाले की बात की जाए K2 की, तो ये आपके पास में फर्स्ट वाले की क्या है, क्वाड्रिपल है। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 से 313 केल्विन। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है सेकेंड टाइम पे आपके पास में टेम्परेचर कितना एज्यूम करना है, 313, और फर्स्ट टाइम K1 पे आपके पास टेम्परेचर कितना एज्यूम करना है, 293 केल्विन, ये एज्यूम करना है। फिर ये बोल के रखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या करेगा कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन वाला फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है, जहां पर आप यहां लगा सकते हो log ऑफ K1/K2। अब तुम लोगों को ये नहीं समझना कि बोले अरे यार सर आपने K1/K2 लगा दिया, बुक में तो K2/K1 लिखा है। एक ही बात है यार, K1/K2 लगाओगे तो T1 - T2 मिलेगा, K2/K1 लगाओगे तो आपके पास T2 - T1 मिलेगा। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तो यहां पर आएगा आपके पास में EA अपॉन में 2.303 R, जिसकी वैल्यू होगी 8.314, और आ जाएगा अब आपके पास में क्या, टेम्परेचर। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो T1 - T2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, T1 T2 आ जाएगा। तो जस्ट सिंपली वैल्यू को हम कर देते हैं प्लेस। जहां आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास में लॉग, और जब आपने इसको सॉल्व करा तो K2 की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा K1, K2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 4 और K1। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। काटो काटो काटो, काट पीट दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी EA, और फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास में 2.3, 8.3, साथ ही साथ में टेम्परेचर जो निकल कर आएगा वो कितना कितना दे के रखा हुआ था आपके पास में, K2 मतलब T1 दे के रखा हुआ है 293 - 313, अपॉन में आपके पास में आ जाएगा कितना, अपॉन में आपके पास में आ रहा है 293 मल्टीप्लाइड बाय 313। सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर जब आप पूरा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही वो आ रही 52.86। ठीक है जी, कितना आ रहा है, 52.86 ये आ रहा है एनर्जी। साथ ही साथ में आ जाएगा किलो जूल पर मोल। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है, और यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन डन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलिए जी, तो बस इसी के साथ में हमारा ये वाला जो लेक्चर है वो भी हो चुका है एंड। तो हम लोग अभी तक केमिकल काइनेटिक्स सॉल्व कर चुके हैं, साथ ही साथ में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आपके पास में क्लास 12 के लिए D एंड F ब्लॉक के NCERT के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और टेंशन नहीं लेना है, सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे सिर्फ एक ही जगह, जिसका नाम है स्टेप अप अकेडमी। इसी बात पे मैं करता हूं इस वीडियो को एंड, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।